चलिए भाई ध्यान सुनिए। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती पर हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ना भाई। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती पर बात किया जा रहा है। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम 4-5 सवाल आपसे ऐसे पूछेंगे, बड़ा बेसिक। चलिए पूछ लेते हैं भाई। बताइएगा, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? क्या बताए? बेंगलुरु, बिल्कुल सही है। भारत का बगीचा किसे कहा जाएगा? तो बेंगलुरु को कहा जाता है भाई। चलिए, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ये बात पता है ना भाई? अभी हम लोग आगे शुरू करेंगे। पहले बताइए, सोया प्रदेश किसे कहा जाएगा? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। फलों की टोकरी किसे कहा जाएगा? फलों की टोकरी किसे कहा जाएगा? हिमाचल प्रदेश को। तो फलों की टोकरी क्या है? हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर बताइएगा। स्वर्ण मंदिर का शहर क्या है? तो अमृतसर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड जो है ये कश्मीर को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए, तो पिरामिड का शहर कौन सा है? मिस्र। मिस्र को पिरामिड का शहर कहा जाता है। मिस्र को पिरामिड का शहर कहा जाता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम आपको पीडीएफ देंगे। लेकिन अभी हम मेन मुद्दे पर नहीं आए हैं, अभी मेन मुद्दे पर आएंगे। पहले हम थोड़ा सा प्रचार भगा के बात करने वाले। तो बताइएगा, नील नदी का वरदान जो है अगर पूछा जाए तो मिस्र को कहा जाता है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का द्वार बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। बाब अल मंदेब, ध्यान से सुनिएगा भाई। तो अगर पूछा जाए कि आंसुओं का द्वार, आंसुओं का अगर द्वार पूछा जाए तो ये कहा जाता बाब अल मंदेब। अल मंदेब। हम आगे सब पे बात करेंगे, खाली ध्यान से अभी सुनिएगा। अभी आगे हम बात करने वाले हैं। तो हाँ, बाब अल मंदेब को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो कानपुर को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। क्या बताना है? ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। आप बताइएगा, यूरोप का मरीज कौन है? हाँ, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो यूरोप का अगर मरीज पूछा जाए किसे कहा जाता है? तुर्की को। हाँ, तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को। तो पूछा जाएगा, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो क्या बताना है? कोचीन बताना। पूर्व का वेनिस जो है कोचीन को कहा जाता है। ये बीच बीच में हम ऐसे ही छोटे छोटे सवाल रिपीट करते रहेंगे। इससे ये हो जाएगा कि आप जो है थोड़ा सा तगड़ा जो है पकड़ हो जाएगा। अब पूछा जाएगा, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, एड्रियाटिक की रानी अगर पूछा जाए तो ये बताना वेनिस। हाँ, एड्रियाटिक की रानी अगर पूछा जाए ये किसे कहा जाता है? तो वेनिस को कहा जाता है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। किसको? वेनिस को कहा जाता है। सांपों का शहर ब्राजील है। सांपों का शहर क्या भाई? तो ब्राजील को सांपों का शहर कहा जाता है। हाँ, तो सांपों का शहर जो है, सांपों का शहर जो है ये ब्राजील है। ये क्या भाई? तो सांपों का शहर ब्राजील को कहा जाता है। इसके बाद इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। चीन का शोक किसे कहा जाएगा? ह्वांगहो। चीन का शोक ह्वांगहो नदी है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो चीन का शोक अगर पूछा जाए तो ह्वांगहो बताना है। किसे बताना है? ह्वांगहो नदी को चाइना का शोक ह्वांगहो का कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। हाँ, धान का कटोरा पूछा जाए तो बताना है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे? छत्तीसगढ़ को। हाँ, धान का कटोरा पूछा जाए छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्या भाई? नॉर्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। तो पूछा जाएगा, बिल्कुल हाँ, ओस्लो राजधानी है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के अगर पूछा जाए सूर्य का देश तो ये हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा भाई? नॉर्वे को।
मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है। हजार झीलों की भूमि क्या है? फिनलैंड। तो लिखिएगा हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। हाँ, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड लिख लीजिएगा। तो हजार झीलों की भूमि अगर पूछा जाए तो बताना है फिनलैंड। क्या बताना है भाई? फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि पूछा जाए तो फिनलैंड बताना है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट अगर पूछा जाए, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, हाँ, सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है ये सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। हाँ, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। बात समझ में आया? तो धीरे धीरे हम लोग अपने स्टेप पर आएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक सवाल पर बात कर रहे थे, अब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। तो आपको यह बताना है कि बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। अब उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सवाल आपके पेपर में बिल्कुल फंसने वाला है। तो क्या नाम है भाई? हाँ, तो पूछा जाएगा बुकर पुरस्कार, लिखिएगा 2025 महत्वपूर्ण मुद्दा है। बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? क्या नाम है भाई? हाँ, डेविड स्लेज। क्या नाम है? डेविड स्लेज। लिखिएगा बुकर पुरस्कार पर बात कर, लिखिएगा डेविड पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो डेविड नाम है। क्या नाम है भाई? डेविड नाम है। तो डेविड, हाँ, डेविड नाम है तो लिखना है डेविड, हाँ, स्नेलेज नाम है, डेविड स्नेलेज। इनको बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। तो इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार 2025। अगर पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार 2025 के जो विजेता हैं डेविड स्नेले करके नाम है, याद रखिएगा किस किताब को लिखा है? किताब का नाम है फ्लेश। उपन्यास का नाम क्या? फ्लेश। उपन्यास का नाम याद रखिएगा फ्लेश उपन्यास है। तो ये जो फ्लेश है यही तो उपन्यास है। तो इसी उपन्यास के लिए ये उपन्यास का नाम है। तो पूछा जाएगा किस उपन्यास के लिए डेविड स्नेलेज को मिला है बुकर पुरस्कार 2025, यही बताइएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो याद रहे मोहनलाल। हाँ, तो मोहनलाल जो है अगर पूछा जाए दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर पूछा जाए तो बताइएगा ये मिला है किसको भाई? मोहनलाल को मिला है। क्या नाम है भाई? मोहनलाल जो है याद रखना है ये साउथ के क्या है? एक्टर है, साउथ के एक्टर हैं, इन्हीं को इस बार दिया गया है। बात समझ में आया भाई? तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा जाएगा तो मोहनलाल बता के चलना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछा जाएगा, लिखिएगा मिशेल बैचलेट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी अगर पूछा जाए शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल बैचलेट नाम है। मिशेल बैचलेट नाम है, बैचलेट। तो पूछा जाएगा क्या नाम बताएगा? मिशेल बैचलेट बता के चलना है। क्या बताना है? मिशेल बैचलेट बता देना है। तो याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि 74वां मिस यूनिवर्स किसे दिया गया है? तो ये बात आपको बताना है। क्या नाम है भाई? और ये बात आप कमेंट में भी बताइएगा। 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया? ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जो लोग इसको बाद में वीडियो देखेंगे वो आपकी जिम्मेदारी इसको बताइएगा। तो 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब हमने पूछा है और ये सबकी जिम्मेदारी है भाई। इसको कुछ बातें हम बीच बीच में होमवर्क भी देते रहेंगे, जिससे आप जब इसको पढ़ेंगे तब जाकर होमवर्क आगे आप करेंगे। ठीक है भाई, बीच बीच में छोड़ा जाएगा। हाँ, मिस यूनिवर्स 2025 वाला खिताब किसे मिला? चलिए, तो आंसुओं का द्वार बाब अलमंदेब को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की है। पूर्व का वेनिस कोचीन है। एड्रियाटिक किनारी वेनिस को कहा जाता है। सांपों का शहर ब्राजील है। चीन का शोक वांगहो नदी है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है, बिल्कुल करेक्ट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आकाश ने उत्तर सही बता दिया। हाँ, फातिमा बॉस नाम है। 74वां जो है अगर पूछा जाए, 74वां मिस यूनिवर्स का जो खिताब मिला है तो याद रखना है क्या नाम? फातिमा बॉस। क्या नाम है भाई? फातिमा बॉस नाम है। तो याद रखना है इनका नाम है फातिमा बॉस।
ये बात याद रखना है, बीच बीच में हम क्या करेंगे भाई, होमवर्क भी देते रहेंगे। तो फातिमा बॉस का नाम याद रखना है। 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला है, तो फातिमा बॉस को मिला है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसे दिया गया भाई, मोहनलाल को दिया गया। बात क्लियर हो गया भाई। तो अब पूछा जाएगा कि एबेल अवार्ड किसे मिला है। एबेल अवार्ड अगर पूछा जाए तो एबेल अवार्ड अगर पूछा जाए तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार मिला किसे, हाँ क्या नाम है भाई, हाँ क्या नाम है, मसाकी काशीवारा, हाँ मसाकी काशीवारा नाम है भाई। तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। तो इनका भी नाम याद रखना है। एबेल अवार्ड पूछा जाए तो मसाकी काशीवारा को मिला है। फिर पूछा जाएगा नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 में किसे मिला है, क्या नाम है भाई, मारिया कोरिना मचाडो, यही ना भाई, हाँ। तो मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो, तो इनका नाम याद रखना है भाई। यही तो है, इनको क्या मिला है, तो शांति का नोबेल अवार्ड। कौन सा, हाँ तो शांति का नोबेल अगर पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा। और ये सवाल हम जो अभी बता रहे हैं आप देखिएगा पेपर में छपा हुआ मिलेगा, सीधा सीधा आपके पेपर में आएगा भाई, इसीलिए बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, शांति का नोबेल अवार्ड जो है मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। बात समझ में आ गया भाई। महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं अभी जो है, तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आना है। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आना ही है, लिख लीजिएगा 39वां। हाँ तो 39वां, हाल ही में इनका देहांत हो गया, तो उनके लिए तो याद रखिएगा कैमा नंबर भाई, हाँ तो याद रखना है 59, माफ करिएगा 59वां जो है, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछा जाए तो बताना है विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। हाँ, और ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। और याद रखना है कि इनके द्वारा जो है, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला है और इनके द्वारा बहुत सारे उपन्यास की रचना की गई है। तो याद रखिएगा। और ये सवाल आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि जो लिखा, जिसको ये पुरस्कार मिला, वो सदा सदा के लिए अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा के कहां चले गए भाई, ईश्वर के पास चले गए। तो ऐसा ही सवाल पेपर में आने वाला है। अब फिर हम चैनल थोड़ा सा बदलेंगे और आपसे पूछेंगे कि चार्ल्स का वुड डिस्पैच कब आया था। वुड डिस्पैच कब आएगा, तो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र अगर पूछा जाए, हाँ वुड डिस्पैच अगर पूछा जाए तो क्या बताना भाई, ये 1854 में आया। तो चार्ल्स का वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, हाँ वुड डिस्पैच एजुकेशन से संबंधित है, याद रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछे लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा अधिनियम आया था 1835 1835 में, तो मैकाले अगर पूछा जाए, तो मैकाले का पूछा जाए, तो मैकाले अगर पूछा जाए तो ये कब आया था भाई, हाँ मैकाले, लॉर्ड मैकाले अगर जो है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा की बात करें, ये 1835 में आया था। कब आया था, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1835 में ये शिक्षा क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ये हमने पहले भी आपको बताया है। हंटर कमीशन पूछा जाएगा, शिक्षा से संबंधित है, 1882 में आया था। तो हंटर कमीशन अगर पूछा जाए तो याद से बताना है 1882 में आया था। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। कैसा, तो प्राथमिक एजुकेशन से संबंधित था। हंटर कमीशन प्राथमिक एजुकेशन से संबंधित था। तो ये वाला सवाल आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको याद रखना NCERT 1961, अगर NCERT पूछा जाए तो बताइएगा NCERT 1961 बता दीजिएगा भाई। हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा NCERT अगर पूछा जाए तो ये 1961 का है। कब का भाई, 1961 का हो जाएगा। समझ में आया भाई। चलिए, तो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, 1972। तो बेसिक शिक्षा परिषद अगर पूछा जाएगा, बेसिक शिक्षा परिषद अगर पूछा जाएगा तो इसका गठन हुआ था 1972 में। कब हुआ था भाई, तो 1972 में। कब हुआ था, 1972 बता देना है।
तो बेसिक शिक्षा परिषद पूछा जाएगा तो 1972 बता के चलिएगा भाई। चलिए अब यहां पर जो है हमने डेविड स्नेल को बताया है, जिन्होंने फ्लेक्स लिखा है, बुकर पुरस्कार 2025 इनको मिला है, तो इनका नाम डेविड स्नेले का नाम याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट, क्या नाम है, मिशेल बैचलेट। और 74वां मिस यूनिवर्स फातिमा, क्या नाम है, बॉश, फातिमा बॉश को दिया गया, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। आप हमें बताइएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ नया शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति कब का भाई, तो 2020। नई शिक्षा नीति कब का भाई, 2020 बताइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया, तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। पूछा जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा जाए 1987-88 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हाँ तो पूछा जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर पूछा जाए तो 1987-88 की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा जाएगा तो 1987-88 बता दीजिएगा। भारत में एमडीएम मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ, 1995 में अगर पूछा जाए मिड डे मील पूछा जाएगा, मिड डे मील योजना अगर पूछा जाए तो इसकी शुरुआत 1995 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले अनाज मिलता था, इसको 2004 में संशोधित करके पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। लेकिन मिड डे मील पूछा जाएगा तो 1995 बताना, क्या बताना भाई, 1995 बताइएगा। हालांकि इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना हो गया भाई, पीएम पोषण योजना हो गया है, लेकिन आपको यही बताना है भाई। क्लियर हुआ। चलिए सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें सन 2000 तो सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं तो सन 2000 कितना हो जाएगा भाई, सन 2000 और 2001 की बात कर रहे हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए डेट, सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है सन 2000 और 2001 के बीच में शुरू किया गया था। अभी हम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो 2009 बताइएगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो 2009 बताइएगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जिसको राइट टू एजुकेशन कहते हैं, तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा याद रखना है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अगर पूछा जाए तो बताइएगा, हाँ जिसको कहते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये अधिनियम सन 2009 कब का भाई, सन 2009 बता के चलना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 2004, तो बताइएगा यहां लिख देते हैं कस्तूरबा, हाँ गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लिख देते हैं भाई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004, हाँ तो ये बताना है सन 2004 में शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सन 2004 में शुरू किया गया था। बात समझ में आया भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया। तो एबेल अवार्ड मसाकी काशीवारा याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार क्या नाम है भाई, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है भाई, तो हल्ला मचा दो, तो याद रखिएगा मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है भाई। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है भाई। और चार्ल्स वुड का डिस्पैच एजुकेशन से संबंधित है, 1854 में आया था। अंग्रेजी शिक्षा पर बात कर रहा था, किस पर, न्यू अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मैकाली की शिक्षा पद्धति 1835 का है। हंटर कमीशन 1882 में प्राथमिक एजुकेशन से संबंधित है। और एनसीईआरटी 1961 की बात है। और बेसिक शिक्षा परिषद 1972, तो बेसिक शिक्षा परिषद 1972 की बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो गया भाई। चलिए तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 42,424 पदों पर बात कर रहे हैं भाई। तो याद रखना है ये सारे जो सवाल हैं ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे आपके जो भी एग्जाम होंगे उन सबके लिए रामबाण है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो होमगार्ड पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल होमगार्ड का ही सवाल है, ये सारे सवाल आपके हर एग्जाम के लिए रामबाण होंगे, लेकिन टारगेट होमगार्ड को लेकर चल रहे हैं भाई। चलिए आप बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहां है। बिल्कुल करेक्ट भाई, वाह
तो पूछा जाएगा सार्क का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो बताइएगा काठमांडू। क्या बताना है भाई? काठमांडू बताना है। याद रहे, एक एक सवाल रट लेना है, खोपड़ी में घुसा के बात किया जाएगा भाई। तो याद रखना, स्थापना 1985, स्थापना 1985 में। कब हुआ भाई? लिखिएगा, स्थापना 1985 का है, महत्वपूर्ण है। फिर पूछा जाएगा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क में है, स्थापना 1945। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए सुरक्षा परिषद, हाँ, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो बताइएगा ये कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ बताइएगा भाई? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और स्थापना 1945 में हुआ भाई। ये कस्तूरबा गांधी याद है भाई? 2004। हाँ, याद रखिएगा 2004 पर बात की है भाई। चलिए अब बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग, स्थापना 1945। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अगर पूछा जाए तो बताइएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये स्थित है द हेग। जगह का नाम है द हेग, पड़ता है नीदरलैंड में। और याद रहे, स्थापना 1945। कब हुआ? 1945 में इसकी स्थापना हुआ है। सब लिखिएगा, एक एक सवाल को नोट कर लीजिएगा भाई। हम IMF पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर बात कर रहे हैं। तो याद रहे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है वाशिंगटन DC में। हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात किया जाए तो याद रहे, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वाशिंगटन DC बताना है। वाशिंगटन DC बताइएगा। हाँ, तो स्थापना 1945 ही बताना है, 1945 ही बता दीजिएगा, अधिकांश आपको यही मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे, जिनेवा, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा, स्थापना 1995। तो विश्व व्यापार संगठन अगर पूछा जाए तो इसका जो है मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में मुख्यालय है, स्थापना 1995 में। कब हुआ भाई? 1995 में हुआ है। विश्व बैंक बता दीजिएगा, विश्व बैंक बताइएगा, वाशिंगटन DC, स्थापना 1945। हाँ, तो विश्व बैंक अगर पूछा जाए तो बताना है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC बताइएगा। और याद रहे, स्थापना 1945 बता दीजिएगा। कब का भाई? 1945 बता के चलना है। बात क्लियर हुआ भाई? आसियान पूछा जाएगा, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, स्थापना 1967। तो आसियान बताइएगा, आसियान का मुख्यालय पूछा जाएगा तो ये जकार्ता में है। कहाँ है भाई? जकार्ता में है। और 1967 स्थापना कब हुआ? 1967 में हुआ, स्थापना 1967 में हुआ। एक सवाल पहले से फिक्स है कि आना ही है, इसमें कोई इट बट नहीं है भाई। तो नाटो का मुख्यालय पता भाई? हाँ, तो नहीं भाई, नाटो का ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और याद रखना है, स्थापना कब हुआ? हाँ, तो ये बेल्जियम में पड़ता। कहाँ पड़ता भाई? ये बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है भाई। और स्थापना क्या है? 1949। बिल्कुल करेक्ट। तो नाटो का 1949 लिखिएगा भाई। ये सवाल पेपर में फंसना ही है पहले से है भाई, लिख लीजिए। चलिए, यहां हमने बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बता दिया 87-88 में, मिड डे मील 1995 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 में, RTE माने राइट टू एजुकेशन, और गरीब परिवार का बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगा, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगा। तो ये सरकार के द्वारा ऐसा प्लान शुरू किया गया। समझ में आया भाई? तो यूनिसेफ पूछा जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, स्थापना 1946 में। हाँ, तो यूनिसेफ लिखिएगा, यूनिसेफ। हाँ, यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाएगा कहां भाई? तो न्यूयॉर्क बताना है, न्यूयॉर्क बताइएगा, स्थापना 1946। बस आप लिखें, रट कर तैयार कर लीजिए। और सवाल देखिएगा 100% पेपर में फंस जाएगा, इसी गारंटी लेते हैं भाई। चलिए, तो यूनेस्को पूछा जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो याद रहे पेरिस में है। हाँ, पेरिस में भाई। तो यूनेस्को पेरिस में है। और याद रखना, स्थापना कब हुआ? 1945 भाई। हाँ, तो पेरिस में है,
और याद रखे स्थापना 1945 में ही हुआ। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। सबका लिखिए मुख्यालय सबसे अनिवार्य मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय सबसे अनिवार्य है, बस रटिए। और आप देखिए होमगार्ड में आपसे ज्यादा स्कोर कोई सिद्धार्थ नगर में लाएगा तो हमको बताइएगा भाई। अगर आपने तैयार कर लिया तो 100% नौकरी लगना ही है, उसमें कोई जो है इधर उधर की बातें नहीं है। चलिए, इतनी बातें समझ में आया तो बताइए भाई। अब हम बात करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम पर बात करेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया भाई? तो 2005 में पूछा जाएगा घरेलू हिंसा अधिनियम। हम पहले 3 बार बताए हैं, अब की बार हम चौथी बार बताने जा रहे हैं भाई। ये चौथी बार बताने जा रहे हैं तो याद रहे हम कोई एक बार सवाल नहीं बताते, बार बार बताते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब का भाई? तो याद रहे अगर पूछा जाए दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1961 का है। 1961 का ही, इतना रटवा दूंगा कोई अगर आपको नींद में भी पूछेगा तब भी उत्तर बताएंगे भाई, तब भी उठकर बता देंगे कि हाँ 1961 था। चलिए, तो लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण, हाँ लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण, लैंगिक अपराधों के, हाँ अपराधों के बालकों का संरक्षण, बालकों का संरक्षण अगर पूछा जाए तो 2012 बता के चलिएगा। क्या बताना है भाई? 2012 बताइएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हाँ, तो याद रखना भाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है भाई, 2005 बता के चलिएगा। 2005 तो हाँ, तो याद रखिए कब का भी 2005 हो जाएगा। अभी मोटर वाहन अधिनियम पर बताइए कब का भाई? 1988 का है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का भाई। मोटर वाहन अधिनियम कब का है? हाँ 1988 का भाई। 1900, वाह भाई वाह, 1988 का मोटर वाहन अधिनियम है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यहां लिख देते हैं। मानवाधिकार अधिनियम अगर पूछा जाए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1993 बताइए कब का भाई? 1993 रट लीजिए। 1993, हाँ 1993 याद रखना भाई। तो मानवाधिकार 1993 का है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब का है? तो 1980 का लिखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का है। तो याद रहे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बिल्कुल करेक्ट। तो कब का हो जाएगा भाई? 1980 का हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का भाई? 1972 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। तो लिखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए। अब बताइए भाई सवाल कहां से आएगा? अब सब सवाल हो जाएगा भाई। तो कब का है? 1972 का है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 में आया भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। SC ST याद है? 1989 भाई, 1989 SC ST अधिनियम 1989। हाँ 1989 लिखिएगा बिल्कुल करेक्ट। तो SC ST अधिनियम 1989 का हो जाएगा। भ्रष्टाचार अगर पूछा जाए तो 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है? तो बिल्कुल करेक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अगर पूछा जाए, हाँ तो बताना है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1988 बताइएगा कब का है? 1988। ऐसे रट लीजिए, एक एक सवाल रटिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बिल्कुल करेक्ट। हाँ 1986 हो जाएगा भाई। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बता देना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1986 बताइए कब का है? हाँ आप बताइए वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम बताइएगा। तो ये हो जाएगा 1980 का हो जाएगा। रट लीजिए, वाह भाई वाह। आप बताइए हाथी प्रोजेक्ट बताइए, हाथी प्रोजेक्ट बताइएगा। 1992 का हाथी प्रोजेक्ट हो जाएगा। आपको बताना गैड़ा प्रोजेक्ट बताइएगा। वाह भाई वाह, गैड़ा प्रोजेक्ट बता के चलिएगा। तो कब का हो जाएगा? 1987 का हो जाएगा। गैड़ा प्रोजेक्ट 1987 का
बात क्लियर हो गया भाई। आप और पूछा जाए, आप और बताइएगा वो 1993 वाला कौन सा अधीन था? हाँ आप बताइए 1993 वाला कौन सा बताएंगे भाई? हाँ हाँ 1973 पूछ रहे भाई। बाघ प्रोजेक्ट, वाह भाई वाह। अरे भाई बाघ प्रोजेक्ट ये पढ़ाई चल रहा भाई, तो बाघ प्रोजेक्ट 1973 ऐसे पढ़ेंगे तब सेलेक्ट होंगे भाई, ऐसे पढ़ेंगे तब नौकरी लगेगी, बाकी हल्ला करने से काम नहीं चलेगा भाई। तो अब याद रखिए, अभी भारत के सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत याद रखना। अभी कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हैं। बताइएगा वर्तमान में कैग कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो संजय मूर्ति हैं। तो वर्तमान में के संजय मूर्ति भारत के CAG कैग, हाँ तो संजय मूर्ति है भाई। तो यहां पर ये मिटा दें क्या? ये हो गया भाई। तो वर्तमान में भारत के कैग कौन है? तो याद रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति। क्या नाम है भाई? के संजय मूर्ति। याद रखिएगा यही भारत के क्या हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, मतलब भारत के पैसे का क्या है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। यही तो मुंशी है भारत के। पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है? यही तो है। तो नाम क्या है? के संजय मूर्ति नाम है। याद है क्या? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, घरेलू 2005, घरेलू हिंसा कब था भाई? 2005। अभी इसरो का हेड कौन है? अभी इसरो का हेड कौन है भाई? तो क्या नाम है? DV नारायण। हाँ तो याद रखना इसरो के हेड अगर पूछा जा, वाह भाई वाह, तो याद रखना V नारायण। क्या भाई? डॉक्टर V नारायण, डॉक्टर V नारायणन, वाह भाई वाह। यही तो इसरो के हेड हैं। रट लीजिए, बिल्कुल करेक्ट। हाँ बेंगलुरु मुख्यालय, वाह बेंगलुरु मुख्यालय है। तो याद रखिएगा यही है इसरो के हेड। हाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु की बात कर रहे हैं। यही है नाम क्या भाई? डॉक्टर V नारायणन। क्या नाम है? डॉक्टर V नारायणन नाम है। बात समझ में आया? डॉक्टर V नारायणन नाम याद रखना है। कि CAG कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संविधान का अनुच्छेद 148 उसी में तो लिखा है। और याद रखना है CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 साल या 65 साल होता है। इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है। तो ये क्या करते हैं भाई? इनका काम होता है कि जितने पैसे होते हैं उनका हिसाब किताब करके और अपनी फाइल राष्ट्रपति के हाथों में सौंप देना। राष्ट्रपति उस फाइल को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। तो याद रखना है कि CAG अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उसे क्या करता है? दोनों सदनों में रखवा देता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गया। तो आप हमें बताइएगा अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है? अभी रिजर्व बैंक संजय मल्होत्रा। तो RBI के हेड कौन है भाई? तो RBI के हेड हैं संजय मल्होत्रा। क्या नाम है भाई? संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा है इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। संजय मल्होत्रा हैं। तो याद रखिएगा भाई संजय मल्होत्रा RBI के क्या हैं? वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अगर बात करें भारत में वायुसेना का अध्यक्ष इस समय कौन है भाई? वायुसेना का हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अध्यक्ष कौन है भाई? तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष। हाँ ये हैं अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है भाई? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के हेड कौन है? नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तो याद रखना है नौसेना के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक बार फिर से बोलिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी बोलना भाई। तो नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। बात समझ में आया? भारत के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। तो वर्तमान में CDS कौन है? तो अनिल चौहान। तो भारत के CDS चीफ डिफेंस स्टाफ ये है भाई। हाँ तो अनिल चौहान
सर का नाम याद रखना भाई, अनिल चौहान है भारत के सीडीएस। बात क्लियर हो गया भाई, क्या नाम है? अनिल चौहान नाम है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, SC ST 1989, भ्रष्टाचार 1988, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन संरक्षण 1980, हाथी प्रोजेक्ट 1992, गैंडा प्रोजेक्ट 1987, बाघ प्रोजेक्ट 1973। बात अगर क्लियर हो गया तो बताइए भाई। चलिए इतनी बात है। हाँ, टाइगर बताएं भाई, 1973 बताएं। अब आप हमें बताइएगा, अगर पूछा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पिता कौन है भाई, तो वाह भाई वाह। अगर पूछा जाए इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, चैनल बीच बीच में बदल बदल के बात किया जाएगा। तो इतिहास के पिता कौन है भाई, तो हेरोडोटस को ही कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। क्या भाई? हिस्टोरिका है। गणित के जनक कौन है? गणित के जनक कौन है भाई? ध्यान से बताइएगा, गणित के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। भूगोल के पिता अरस्तु हैं। भूगोल के पिता कौन है? तो भूगोल के पिता अरस्तु हैं। भूगोल के पिता क्या नाम है? तो अरस्तु नाम है। क्या नाम है? अरस्तु नाम है। क्या नाम है? अरस्तु नाम है। संस्कृत के जनक कौन है? तो संस्कृत के पिता, वाह भाई वाह, संस्कृत के जनक पूछा जाए पाणिनि बताना है। क्या बताइएगा भाई? पाणिनि बताइएगा। संस्कृत के जनक पाणिनि हैं। तो कंप्यूटर का पिता पता है ना, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर बिल्कुल करेक्ट। तो इन्हें कहा जाता भाई, ये है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता। किसे? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। याद है भाई, क्या नाम है? चार्ल्स बैबेज नाम है। तो इकोनॉमिक के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कौन है भाई? तो ध्यान रहे, अर्थशास्त्र के अगर पूछा जाए पिता तो ध्यान से एडम स्मिथ बताइएगा। एडम स्मिथ बताइएगा। लेकिन याद रहे, अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र किसने लिखा तो चाणक्य बताइए, तब चाणक्य बताना है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, लिख लीजिएगा भाई। जीव विज्ञान के पिता बिल्कुल करेक्ट। जीव विज्ञान के पिता अगर पूछा जाए अरस्तु। ध्यान रहे, भूगोल का भी अरस्तु हैं। भूगोल के भी क्या हैं? अरस्तु हैं। भूगोल के भी अरस्तु हैं, रट लीजिएगा। होम्योपैथिक के कौन है? हैनीमैन है। वाह भाई वाह। हाँ, होम्योपैथिक लिखिएगा भाई। तो होम्योपैथिक लिखिएगा अगर पूछा जाए। होम्योपैथिक अगर पूछ लिया जाए तो होम्योपैथिक के जनक का नाम याद रखना है। तो सैमुअल हैनीमैन नाम था। क्या नाम था भाई? हैनीमैन नाम था। हनीमून ना कहिएगा, हैनीमैन बताना भाई। तो मोबाइल के पिता कौन है भाई? मोबाइल के मार्टिन कूपर हैं, याद रखना है। हाँ, मोबाइल के पिता हैं। तो मोबाइल के जनक अगर पूछा जाए तो बताना है मार्टिन कूपर। क्या बताइएगा भाई? मार्टिन कूपर का नाम बताना है। ये बात बड़ी ऊपर से हो रही है, नाम है मार्टिन कूपर। तो याद रखिएगा, मोबाइल के जनक कौन है? मार्टिन कूपर हैं। ज्यामिति के पिता का क्या नाम है? यूक्लिड। यूक्लिड, ज्यामिति के पिता यूक्लिड। ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड। तो लिखिएगा, ज्यामिति के पिता का नाम है यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड। हाँ, याद रखना क्या नाम है भाई? यूक्लिड बता के चलना है। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें। चलिए, तो यहां पर जो है हम आपसे पूछें, बताइए एआई के जनक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है भाई? तो एआई के जनक हैं, वाह भाई वाह, क्या नाम है? जॉन मैकार्थी नाम है। क्या नाम है? तो जॉन मैकार्थी का नाम याद रखना है। यही तो एआई के जनक हैं। यही तो है भाई एआई के जनक, याद रखिएगा। सांख्यिकी के पिता का नाम है रोनाल्ड फिशर। हाँ, रोनाल्ड फिशर हैं सांख्यिकी के पिता अगर पूछा जाए तो रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी के पिता कहा जाता है। तो सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड फिशर हैं। रोनाल्ड फिशर को कहा जाता है, याद रखना भाई। यही है सांख्यिकी के पिता हैं, रोनाल्ड फिशर हैं। तो इंग्लिश आप जानते भाई, इंग्लिश ग्रामर का जनक कौन है? इंग्लिश ग्रामर का पिता कौन है? लिख लीजिएगा। लिखिएगा भाई, इंग्लिश ग्रामर के पिता का नाम है लिंडल मूरे। लिंडल मूरे। तो इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडल मूरे। इंग्लिश ग्रामर के पिता, हाँ, इंग्लिश ग्रामर के पिता अगर पूछा जाए
तो क्या नाम हो जाएगा भाई? लिंडल मूरे नाम है। क्या नाम है? लिंडल मूरे। हाँ, तो इनका नाम याद रखना है, लिंडल मूरे। यही हैं लिंडन मूरे, इंग्लिश ग्रामर के जनक यही है भाई, यही इंग्लिश ग्रामर के पिता है। बात समझ में आया? तो इतनी बातें क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति के जनक का नाम भी याद रखिएगा। त्रिकोणमिति के पिता कौन है भाई? त्रिकोणमिति अगर पूछा जाए क्या बताना है? हिप्पार्कस। क्या नाम है? हिप्पार्कस नाम है त्रिकोणमिति के जनक। नहीं, हाँ ये दूसरे हैं। तो याद रखना, त्रिकोणमिति अगर पूछा जाए तो हिप्पार्कस, हाँ नाम है हिप्पार्कस, नाम है हिप्पार्कस। त्रिकोणमिति लिखिएगा, हिप्पार्कस नाम है। क्या नाम है भाई? हिप्पार्कस नाम है, याद रखिएगा। और हाँ लिख लीजिए भाई, हिप्पार्कस का नाम हमने बता दिया, ठीक है भाई। हाँ, हिप्पार्कस का नाम हमने आपको बता दिया। बात क्लियर हुआ? चलिए, तो इतनी बातें क्या लिख लिया भाई? यहां वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और नौसेना के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और सीडीएस कौन है भाई? अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। क्या थल सेना नहीं बताया क्या? तो बता दीजिए क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी। वाह भाई वाह, उपेंद्र द्विवेदी। तो इतनी बातें समझ में आया। लगातार सवाल पर सवाल, और आप देखिएगा यहां पर जो चल रहा भाई, केवल क्या, केवल सवाल पर बात किया जा रहा है, इधर उधर प्रचार भगा के बात किया जा रहा है। तो बताइएगा विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को है विश्व रक्तदान दिवस। हाँ, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। बीच बीच में चैनल बदल बदल के बात किया जाएगा भाई, घुमा दिया जाएगा। तो बताइएगा विश्व समुद्री दिवस कब है? विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व समुद्री दिवस अगर पूछा जाए, समुद्र दिवस पूछा जाए, तो 8 जून को समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिख लीजिए भाई, 8 जून को समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूछा जाए विश्व शरणार्थी दिवस कब है? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को है। विश्व शरणार्थी दिवस कब है? तो याद रखना है कब है भाई? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर हो पा रहा भाई? इतनी बातें क्या समझ में आ गया? तो बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। ये तो आपको पता है, ये तो हमने 20 बार बताया, 20 बार बता दिया। बात समझ में आया? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस बताइएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस लिखिएगा भाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब है? 28 जुलाई को है भाई, 28 जुलाई को। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हाँ 28 जुलाई को है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए तो 28 जुलाई को बताना है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब है? 28 जुलाई बता के चलिएगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस बताइएगा। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए, तो विश्व मित्रता दिवस भी पूछ लें क्या? विश्व मित्रता दिवस भी पूछ लें क्या? तो लिख लीजिए भाई, विश्व मित्रता दिवस कब है? लिखिएगा, महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर लिया। विश्व मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मित्रता दिवस 30 जुलाई को है। विश्व मित्रता दिवस, हाँ, तो अगर पूछा जाए 30 जुलाई को है, 30 जुलाई को भाई। सब सवाल कर दिया गुरुजी ने, सब सवाल कर दिया भाई। लिखिए जल्दी से, हाँ नोट करिएगा भाई। तो विश्व युवा दिवस पता है? विश्व युवा दिवस कब है भाई? 12 अगस्त। 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, 12 अगस्त। क्या बताना है? 12 अगस्त। और राष्ट्रीय पूछेगा तो 12 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय, और विश्व वाला 12 अगस्त। वाह भाई वाह। ये इधर वाला हो गया भाई जनक, लिख लिया क्या? इधर वाला किसका छूट रहा भाई? यहां तो सवाल चल रहा है एकदम तगड़ा वाला। हो गया क्या? हो गया? इधर वाला हो गया भाई। चलिए, तो विश्व जनतंत्र दिवस कब है? विश्व जनतंत्र दिवस 15 सितंबर। विश्व जनतंत्र दिवस, विश्व जनतंत्र दिवस ये 15 सितंबर को है। हाँ, 15 सितंबर को विश्व जनतंत्र दिवस पर बात कर रहे हैं।
विश्व पर्यटन दिवस पर बात कर लें क्या? अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल करेक्ट। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अभी कल ही बताए हैं विश्व पर्यटन दिवस, तो याद रखना है। हाँ, तो 27 जो है सितंबर की बात कर रहे हैं भाई। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एजुकेशन डे पूछ लें क्या? नहीं, विश्व शिक्षक दिवस बता दीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस बताइएगा। हाँ, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब है? 5 अक्टूबर को है। और राष्ट्रीय वाला, वाह भाई वाह, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, हाँ तो वाह, टीचर डे, टीचर डे तो याद रखना है भाई 5 सितंबर को है। कब है? 5 सितंबर को है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को। लिख लीजिए सब, बताइए भाई, कमाल हो गया। चलिए लिखिएगा भाई, एआई के जनक हो गया भाई जॉन मैकार्थी, सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड फिशर, इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडन मूरे, लिंडन मूरे, क्या नाम है भाई? लिंडन मूरे। और त्रिकोणमिति के हिप्पार्कस, क्या नाम है? हिप्पार्कस। लेकिन अगर मानसून की खोज हिप्पालस ने किया। वाह भाई वाह। चलिए लिखिए सब, नोट करिए, एक एक सवाल पर बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चैनल बदलेंगे और फिर हम पूछेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हाँ, हम पूछेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना तो आप राजा राम मोहन राय 1828। ठीक है भाई, इधर वाला नोट करिए तब बताएं। तो एक दिन के क्लास मिस होने का मतलब बहुत सारा सवाल हाथ से जा सकता है। अगर किसी का एक दिन का क्लास छूट गया भाई तो उसका बहुत सारा क्या नुकसान होना अनिवार्य है, याद रहे। हो गया भाई। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो आत्मा राम, हाँ, पांडुरंग ने किया था। तो अगर पूछा जाए प्रार्थना समाज तो आत्मा राम पांडुरंग का नाम बताइएगा। लिख लीजिए भाई, नोट करिए, नोट करिए, आत्मा राम पांडुरंग ने किया। आप हमें 2 बातें बताइए। आप कहेंगे 2 बातें, एक बताओ दीन इलाही के बनाए रहा, एक तो मनसबदारी बताइएगा। ये मनसबदारी तो आपके टेस्ट, हाँ तो ये भी तो आपके टेस्ट पेपर में था। मनसबदारी व्यवस्था पेपर में था कि नहीं था? था भाई था, हाँ था भाई था। तो दीन इलाही याद रखना है। ये दोनों किसने बनाया? तो दोनों अकबर के द्वारा स्थापना किया गया, अकबर के द्वारा। लिखिए भाई, किसने बनाया? अकबर ने बनाया। लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? रामानुजन ने किया था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहा जाए तो याद रखना है, बताना है रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं। रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं भाई, रामानुजाचार्य की बात कर रहे हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? अच्छा, ढेर स्पीड तो ना होगा है, क्लियर हो रहा भाई? हाँ देखिए, ये अभी जो चल रहा है इसमें आप देखेंगे, ये जो अभी सीरीज हम लोग शुरू किए हैं ये सिलेक्शन वाला सीरीज है। क्या सिलेक्शन वाला सीरीज है? हाँ, अगर स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा सा हम लोग, हाँ तो स्पेशल सीरीज चल रहा है, इसलिए ध्यान से सारी बातों को सुन लीजिएगा। अगर लिख नहीं पाएंगे तो घबराइएगा नहीं, पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ दे दिया जाएगा। हाँ पीडीएफ मिलेगा भाई, घबराइए नहीं। एक एक सवाल, हल्ला नहीं, एक एक सवाल का पीडीएफ मिलेगा, हल्ला नहीं करना है। एक एक सवाल का पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल आप हल्ला ना करें, ध्यान से सुनिएगा। समझ में आया भाई? चलिए, इतनी बातें अगर समझ में आया, चलिए हाँ हाँ चलिए अब बताइएगा। चलिए यहां देखिए भाई, ये वाला हो गया क्या? किसका छूटा? इधर हो गया, आपका हो गया भाई। कहां छूटा? ये वाला छूट गया कि हो गया? हो गया। चलिए तो यहां पर जो है, नहीं अगर किसी का छूटा है तो घबराइएगा नहीं, हमने कहा इसका समाधान आपको दिया जाएगा भाई। अभी हमने कल भी आपको पीडीएफ दिया कि नहीं दिया? पीडीएफ कल आपको भेजा कि नहीं भेजा ग्रुप में? अरे कल तो ग्रुप में भेजा था भाई पीडीएफ। चलिए तो मौर्य, हाँ मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम पता है? वाह भाई वाह। तो मौर्य वंश की स्थापना, ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया भाई। तो किसने किया? कक्षा 8 वाला सवाल आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हाँ तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया?
चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चाणक्य की सहायता से किया था। तो न्याय दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है? न्याय दर्शन पूछा जाए, नहीं भाई गलत ना बताइए आप तो हम, हाँ तो न्याय दर्शन पूछ रहे हैं, न्याय दर्शन के हैं गौतम, महर्षि गौतम हैं। हम जब योग दर्शन पूछेंगे तो आप पतंजलि बताएंगे, तो आप पतंजलि बताएंगे। समझ में आया भाई? तो जो पूछे वो बताएं। और हम सांख्य दर्शन पूछेंगे तो महर्षि कपिल हैं, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। वाह भाई वाह। तो अगर पूछा जाए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, हाँ बिल्कुल करेक्ट भाई। तो महर्षि कपिल मुनि है भाई, तो महर्षि कपिल मुनि का नाम याद रखिएगा। वाह ऋषिदेव, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया भाई। तो मीमांसा दर्शन के कौन है? हाँ जैमिनी। हाँ तो मीमांसा पूछा जाए तो पहले आप मीमांसा पर बात करें। हाँ कौन है भाई? उत्तर मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के जैमिनी है, ठीक है भाई। तो हाँ तो अगर पूछा जाए तो यहां पर उत्तरी मीमांसा कर लेते हैं। हाँ उत्तरी मीमांसा कर लेते हैं तो जैमिनी लिखिएगा भाई, जैमिनी का नाम लिख लीजिएगा। और आप हमें बताइएगा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक का क्या नाम? रामकृष्ण। वाह भाई वाह, तो कमाल हो गया भाई। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, हाँ तो स्वामी विवेकानंद। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट, अब सही है। हाँ अब सही हो गया। हाँ तो ये हो गया भाई बिल्कुल करेक्ट। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए 1897 रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक हाँ स्वामी विवेकानंद। हाँ वाह एकदम करेक्ट बता दिया, बिल्कुल 100% सही भाई, 100% सही है। वाह अब ठीक लग रहा है भाई। चलिए तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, मनसबदारी व्यवस्था अकबर, दीने इलाही 1582 में अकबर ने, 1582 में अकबर ने, ठीक है भाई। दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। कौन था भाई? बीरबल ने स्वीकार किया था। हाँ तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लेके आया था? हाँ गुरु रामानंद लाए थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया था? गुरु रामानंद लाए थे, ठीक है भाई। तो विश्व युवा दिवस पता है भाई? 12 अगस्त। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। विश्व समुद्र दिवस 8 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। विश्व मित्रता दिवस 30 जुलाई को विश्व मित्रता दिवस है। समझ में आया? तो थोड़े से और मुद्दे पर बात करें। अब आपको बताना है क्या? आपको बताना हीराकुंड बांध कहां है? हाँ हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। हीराकुंड बांध जो है ये कहां स्थित है? तो बताना है महानदी उड़ीसा। कहां स्थित है भाई? महानदी उड़ीसा। कहां स्थित है भाई? महानदी उड़ीसा बताइएगा। सरदार सरोवर पूछ लें क्या? नर्मदा नदी गुजरात। सरदार सरोवर बांध लिखिएगा। सरदार सरोवर अगर पूछा जाए हाँ तो कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी गुजरात में। नर्मदा गुजरात के अंदर स्थित है। नर्मदा नदी गुजरात में है। ये हम जिस पैटर्न पर अभी बात कर रहे हैं ये सिलेक्शन वाला पैटर्न है। ऐसे ही पेपर में सवाल आता है भाई। तो आपसे पूछा जाएगा फरक्का बांध कहां है? फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल। फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल। हाँ फरक्का बांध, हाँ फरक्का बांध हुगली नदी बताना है। क्या बताइएगा? हुगली बताना है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल। तो जो पैटर्न अभी चल रहा है ऐसे ही सवाल पेपर में आएगा। और आप देखिएगा अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया तो सिलेक्शन 100% पक्का। यही है नौकरी पाने का भाई तगड़ा तरीका, यही है। अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल पेपर में आने वाला है वहां से आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने फरक्का बांध की यात्रा किया कि नहीं किया। हाँ आपको यात्रा नहीं करना, यहीं से बैठे बैठे बता देना फरक्का बांध हुगली नदी कहां है? पश्चिम बंगाल में है। और यही सवाल पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। आप ये ना कहिए गुरुजी हम देखले नहीं बाटी, तो देखले नहीं बाटा तो यहाँ उत्तर देवे के बाद का उत्तर बतावे के बाद। चलिए तो दुल्हस्ती बात बताइएगा। दुल्हस्ती बात बताइएगा भाई। बताए कि नहीं बताए?
बताए हैं कि नहीं? जम्मू कश्मीर है सर। वाह भाई, हाँ। तो दुलहस्ती बांध नोट करिएगा, दुलहस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। हाँ, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, लिखिएगा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता भाई। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, 3-4 बार बता चुके, फिर से बता रहे हैं। तो सलाला बांध पूछेंगे, सलाला बांध पूछेंगे, चिनाब नदी। हाँ, तो सलाला बांध पूछा जाएगा, सलाल बांध। हाँ, तो ये भी चिनाब नदी, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू कश्मीर में, तो याद रखना है। हाँ, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मिलेगा भाई, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। सलाल बांध लिखिएगा भाई, सलाल बांध पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। मेटूर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मेटूर बांध। हाँ बिल्कुल सही, तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट। तो मेटूर बांध, मेटूर बांध। हाँ, तो याद रखना है। हाँ, ये कावेरी नदी पर, हाँ ये कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है भाई, तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु में है भाई। तो इस पैटर्न को फॉलो करिए और होमगार्ड बनिए। क्या? होमगार्ड बनिए। तो बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी। हाँ, बगलिहार परियोजना। हाँ, तो याद रखना है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर याद रखना है। हाँ, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। बगलिहार क्या नाम है भाई? बगलिहार नाम है। क्या नाम है? बगलिहार। श्री सैलम बांध भी बता देंगे क्या? आंध्र प्रदेश। वाह भाई वाह, श्री सैलम बांध। हाँ, तो श्री सैलम बांध। हाँ, तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना है, ये भी याद रखना है। हम पूछने वाले नागार्जुन सागर बांध। हाँ, तो नागार्जुन सागर बांध बिल्कुल करेक्ट। हाँ, नागार्जुन सागर बांध। हाँ, तो याद रखना है, यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, कृष्णा बांध आंध्र, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर। लिखिएगा भाई। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि और उत्तर मीमांसा जैमिनी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ है? भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश। हाँ बिल्कुल सही। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना, हाँ हाँ, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना लिख लेना है भाई। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी, हाँ याद रखना है, सतलज नदी। और ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्लस पंजाब के अंदर है। हिमाचल और पंजाब में पड़ता है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। पोंग पूछा जाएगा, पोंग, पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। हाँ, पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। तो पोंग बांध पूछा जाएगा, पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता भाई। तो पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बात क्लियर हो गया भाई, इतनी बातें समझ में आ गया। तो रिहंद बांध पूछ लें क्या? क्या रिहंद पूछ लें क्या? हाँ, रिहंद बांध, हाँ रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर, कौन बेतवा बता रहा भाई? हाँ, रिहंद नदी बताना है, रिहंद बिल्कुल। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ उत्तर प्रदेश सोनभद्र, बिल्कुल सही, सोनभद्र, सोनभद्र बिल्कुल सही भाई। ठीक, लिख लीजिए, सब लिखिए, नोट करिए। क्या हो गया भाई? आप कहेंगे कितना लिखे भाई, थक जा रहे हैं। थकना नहीं है भाई, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, थकना नहीं है। हाँ, लिख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, कई बार लिखे हैं। जैसे हमारा टारगेट ये है, एक सवाल हम कई बार बता रहे हैं, कई बार बता रहे हैं, और कई सवाल ऐसे हैं जो बार बार लिखे गए हैं आपके कॉपी में।
देखिए इसमें टारगेट ये है कि सवाल आपके दिमाग में बैठा दिया जाए, 4 ऑप्शन आते ही आपको दिखे कि यही वाला ऑप्शन सही है, चाहे जौन हो जाई है ऑप्शन सही बाय, ये दिमाग में आवे चाहिए। बूझ गए कि नहीं? अगर इतनी बातें समझ में आया तो हम थोड़ा सा मुद्दा बदलेंगे और एक मुद्दे पर और बात करने वाले हैं। मिटा दे इसको नहीं, अगर किसका छूटा तो बताइए भाई। और रही बात, हाँ हो गया, क्लियर हो गया। चलिए हमने कहा इसके बाद पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। और यदि आपने जैसे अगर होमगार्ड बने बाय और लिबिर पढ़ाई बाय तो ना हो पाई, तो लिबिर पढ़ाई करे नौकरी ना लागी। स्मार्ट तरीके से और सुपर फास्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके लिए सुपर फास्ट क्लासेस है जो आपको सुपर फास्ट तरीके से एक बातों को 10 बार बताने का प्रयास कर रहा भाई। क्लियर हो गया। चलिए तो और भी मुद्दे पर तत्काल बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति पूछा जाएगा, बताइए। खाद्यान्न, बिल्कुल करेक्ट। तो हरित क्रांति खाद्यान्न के उत्पादन से, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइएगा खाद्यान्न के उत्पादन से। किससे भाई? खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। किससे भाई? खाद्यान्न के उत्पादन से है। मूक क्रांति पूछा जाए मोटे अनाज से। मूक क्रांति का संबंध हाँ मोटे अनाज से है, तो मोटे अनाज के उत्पादन से, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा। मूक क्रांति बता दिया, मूक क्रांति बता दिया। फिर पूछा जाएगा परामनी क्रांति का संबंध किससे है? परामनी भिंडी वाला भैया। तो परामनी क्रांति भिंडी से संबंधित है। यह भिंडी के उत्पादन से, किससे? यह भिंडी के उत्पादन से संबंधित है परामनी क्रांति। क्या नाम है भाई? परामनी क्रांति का नाम याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा ग्रीन गोल्ड। क्या पूछा जाएगा? ग्रीन गोल्ड पूछ लिया जाएगा। चाय बताइएगा, चाय। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध अगर पूछा जाए तो चाय बताइएगा। क्या बताना भाई? चाय के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड। किससे भैया? चाय के उत्पादन से ग्रीन गोल्ड है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन याद रखना है। खाकी क्रांति का संबंध अगर पूछा जाए तो चमड़ा उत्पादन बता के चलिएगा। क्या बताइएगा? खाकी क्रांति क्या बताइएगा? चमड़ा बताइएगा। सेफ्रान क्रांति पूछा जाए, केसर बताना है। सेफ्रान क्रांति पूछा जाए तो सेफ्रान क्रांति केसर बताना है। क्या? केसर बता के चलना है। केसर के उत्पादन से संबंधित है। और 2 बातें याद रखना है। एक तो केसर का उत्पादन केवल जम्मू कश्मीर में होता। कहां होता भाई? केवल जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। हाँ, और याद रखना ये वर्तिकाग्र से प्राप्त होता। किससे? तो केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। पूछा जाएगा आपसे कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से है। तो बादामी क्रांति पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा, ये मसाला के उत्पादन से संबंधित है। मसाला के उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। मसाला बता दीजिएगा। नीली क्रांति मत्स्य बताइएगा। हाँ, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से भैया, मत्स्य से। तो नीली क्रांति बताइएगा। इसका संबंध हो जाएगा किससे? तो मत्स्य के उत्पादन से है। किससे भाई? मत्स्य माने मछली की बात कर रहे हैं। किसकी बात? मछली की बात कर रहे हैं। भूरी क्रांति पूछा जाए, उर्वरक बताइएगा। तो भूरी क्रांति क्या बताना है भाई? भूरी क्रांति हाँ याद से बताइएगा हम। हाँ, तो उर्वरक वाला कौन है भैया? हाँ, भूरी क्रांति उर्वरक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। भूरी क्रांति उर्वरक, ठीक। भूरी क्रांति पूछा जाए तो उर्वरक ही बताइएगा, उर्वरक ही बताइएगा। चलिए
तो रजत क्रांति का संबंध, हाँ, रजत क्रांति अंडा, क्या भैया अंडा, तो रजत क्रांति क्या बताना है, अंडा, क्या बताइएगा भाई, अंडा बताइएगा, अंडा। इसी को तो सिल्वर क्रांति भी कहते हैं भाई, अंडा को सिल्वर क्रांति भी कहा जाएगा। तो गोल क्रांति आलू, आलू, ये लड़का है भैया बड़ा चालू, तो गोल क्रांति बताइएगा क्या, आलू बताना है। लाल क्रांति क्या, लाल क्रांति क्या, तो ध्यान से, लाल क्रांति नहीं भैया नहीं, ये टमाटर या मांस है, टमाटर या मांस है। क्या गुलाबी क्रांति बताइएगा, हाँ गुलाबी क्रांति बताइएगा, तो झींगा प्लस प्याज बताना है, झींगा प्लस प्याज बताइएगा, क्या झींगा और प्याज बता दीजिएगा। धूसर क्रांति का संबंध या स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट से, क्या सीमेंट से भैया, तो धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति पूछा जाए तो स्लेटी क्रांति और धूसर पूछा जाएगा, तो बताना है कि धूसर क्रांति का संबंध किससे है, तो सीमेंट बता देना है, क्या सीमेंट बता देना है, क्या सीमेंट बता देना है। समझ में आ गया भाई इतनी बातें। तो पूछा जाएगा कि अमृत जोड़ो परियोजना, अमृत परियोजना का संबंध क्या भाई, आपसे पूछा जाए तो नदी जोड़ना है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना ना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, तो अमृत क्रांति पूछा जाएगा तो नदी जोड़ो परियोजना क्या बताना है भाई, नदी जोड़ो परियोजना बताना है। तो नदी जोड़ो परियोजना को कहते हैं अमृत क्रांति। क्या कहा जाएगा, अमृत क्रांति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, अमृत क्रांति कहा जाएगा। इतनी बातें समझ में आया तो बताइएगा कि बताना क्या है भाई। अब क्या बता दिया जाए, सफेद स्वर्ण, सफेद स्वर्ण कपास, बिल्कुल करेक्ट, हाँ सफेद स्वर्ण अगर पूछा जाए, सफेद स्वर्ण क्रांति पूछा जाए तो कपास बता दीजिएगा। क्या बताना है, तो कपास बता दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि कृष्ण क्रांति का संबंध, कृष्ण क्रांति पूछा जाए तो आपको, हाँ बिल्कुल करेक्ट, पेट्रोलियम ही बताना है। क्या बताना है भाई, पेट्रोलियम ही बता देना है। बात क्लियर हुआ, क्या बताना है भाई, पेट्रोलियम बता के चलना है। इतनी बातें क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर हो गया भाई। तो सवाल कहां से आएगा, अरे यहीं से तो निपटा दिया जाएगा सवाल को। याद रहे सवाल छूटने नहीं पाएगा, बस खाली क्या करना है, रट लेना है एक एक सवाल। याद नहीं हो रहा 4 बार याद करिए, याद नहीं हो रहा 5 बार याद करिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। चलिए, तो सफेद क्रांति पता है, हाँ तो श्वेत क्रांति अभी कल बताए हैं, तो याद रखना है दुग्ध के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है सफेद क्रांति। या ऑपरेशन फ्लड भी कल ही तो बताए हैं, ऑपरेशन फ्लड बताए दूध के, हाँ फ्लड माने बहना, दूध बह गया भाई। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध से संबंधित है। ठीक है भाई, तो याद रखना है ऑपरेशन फ्लड भी याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं। ऑपरेशन फ्लड अगर पूछा जाए तब भी याद करके बताना है कि ये ना कहिए गुरुजी आपने नहीं बता दिया, ये भी हम दुग्ध की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, दुग्ध की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ भारत में एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, वो कौन थे भाई, एमएस स्वामीनाथन, हाँ, कृषि वाले थे। और कृषि वाले में अगर विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, जिनके नाम पर बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए कि हो गया, क्या छूटा है कि हो गया भाई, हो गया भाई, लिख लीजिए। हाँ, कपास के लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। हाँ ठीक है, ठीक, चलिए और भी आगे बढ़े भाई। थोड़ा सा मुद्दा बदला जाए तो बताना यह है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। हाँ, वह होता है उदासीन। उसमें ध्यान रहे जो 7 है वही क्या है भाई, उदासीन। तो इसको हम इधर वाला मिटा दें तो किसका छूटा भाई, चलिए, तो यहां पर जो है याद रखना है शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए 7 बताना है, हल्ला नहीं करना है। हाँ, तो शुद्ध जल का पीएच मान अगर पूछा जाए तो होता है क्या, 7, बिल्कुल 7 बताना है।
मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो रक्त का पीएच मान, हाँ रक्त का पीएच मान अगर पूछा जाए, हाँ पीएच मान तो कितना होता भाई 7.4 होता है। क्या होता है 7.4 बता देना है। समझ में आया? अच्छा, बनाना माने केला, पीएच मान 4.5। तो बनाना माने केला का पीएच मान 4.5। कितना भाई 4.5 बताना है। हाँ 4.5 से 5 के पास होता है, 4.5 से 5.2। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। जैसे हमने कहा 7 जो है ये है उदासीन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा अम्लीय। तो 7 से कम है तो इसको कहते हैं अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो होगा क्षारीय। ये आपके दिमाग में कैसे लगाना है समझ जाइएगा। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, टमाटर का 4.5 होता है। अगर पूछा जाए टमाटर का पीएच मान बताना है 4.5। कितना भाई? 4.5। हाँ 4.5 बताइएगा भाई। टमाटर का 4.5 होता है, नींबू का 2.4 होता है, नींबू का 2.4। हाँ 2.2, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2.24 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके आसपास तो नींबू का हो जाएगा 2.4, 2.2 भी लिखें तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल अगल बगल में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ध्यान से सुनिएगा, कोई समस्या नहीं है। मक्खन का पीएच मान 6.1, 6.1 से थोड़ा सा ज्यादा 6.4 तक। तो मक्खन अगर पूछा जाए तो 6.1 से लेकर 6.4 तक होता है मक्खन। ठीक है भाई। और याद रहे अगर मूत्र की बात कर लें, वाह भाई वाह, अगर मूत्र की बात करें तो होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6। कितना होता है भाई? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब की बात करें तो शराब क्या है? अम्लीय है, 2.8। शराब का 2.8 लिखिएगा। शराब का पीएच मान 2.8। ये आप नहीं कह पाएंगे गुरुजी ये वाला बतिया आपने नहीं बताया, तो आप ये नहीं कह पाएंगे, इसलिए याद से एक एक सवाल लिख लीजिएगा। सवाल कहीं से आएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, तो समुद्री जल जो होता है क्षारीय होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है, 8.4 कितना 8.45 होता है। तो समुद्री जल लिखिएगा, समुद्र, बिल्कुल करेक्ट। तो समुद्री जल लिखिएगा भाई। हाँ समुद्री जल बताइएगा 8.4 या 5 बता दीजिएगा, कोई समस्या नहीं। लिखिए, ठीक है भाई। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ना ही पूछी, आगे पीछे हो ही जाला। जैसे कहा सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचे में कै सेकंड? 16.8, 16.13 कुछ भी रहेगा, 8 दशमलव कुछ भी रहेगा। तो 8 दशमलव देखिए, 8 दशमलव अगर 16 लिखा है, लिखा हुआ है 7, लिखा हुआ है 6, या लिखा हुआ है 8.9 लिखा है, तो ध्यान रहे इन ऑप्शन में ना ही रही, कहाँ फंस जाए, फंस जाएगा। इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यहां लिखा हो सकता 13 मिनट, तो आपका उत्तर ये सही है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 सेकंड। अगर एक जगह ही पीहो रही तब यह बतिया सही है, अगर एक जगह 12 रही तब यह बतिया सही है। काहे से 8 मिनट में लिखल बना, तो उकरे आगे पीछे में कोनो दिक्कत ना ही भाई। बूझ गए उतने बतिया का भाई, समझ में आई गए, क्लियर हो गया। तो अब हम सबसे एक एक दो सवाल पूछेंगे, फिर दूसरे चैनल पर आएंगे भाई, थोड़ा सा फिर अलग मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, पूछ ले भाई। चलिए, तो पहला सवाल पूछा जाएगा, पहला सवाल पूछा जाएगा, हाँ भाई आपसे पूछा जाएगा पहला सवाल आपसे। पहला सवाल आपसे पूछा जाए, नवाबों का शहर। हाँ लखनऊ, बिल्कुल करेक्ट भाई। जिससे पूछे वही बताए, धीरज बोलेंगे हम भी सुनाई देगा, कोई भी दूसरा बता देगा हम सुन लेते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। तो नवाबों का शहर क्या है? लखनऊ है। आप बताइएगा कि रूमी दरवाजा किसने बनवाया था? रूमी दरवाजा किसने बनवाया था? आपने ही नवाबों का शहर बताया है, तो आप ये भी बताएंगे कि रूमी दरवाजा किसने बनवाया था और कब बना था, और उसकी ऊंचाई कितनी? जल्दी बताइए। 60 फीट ऊंचाई है। किसने बनवाया था? क्या नाम है भाई? चलिए ऑप्शन आप बता दीजिए, आप बताइए किसने बनवाया था? आसफुद्दौला, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। 1784 में आसफुद्दौला ने बनाया था भाई। चलिए अगला बताइए भाई, आप बताइए अवघड़नाथ का मंदिर कहाँ है?
नहीं भाई। अवघड़नाथ का मंदिर कहां है? बनारस में नहीं। ऑप्शन ए मेरठ है, बहराइच है, अयोध्या है या कुशीनगर में है। अवघड़नाथ का मंदिर कहां है? अयोध्या नहीं, मेरठ में है। मेरठ में अवघड़नाथ का मंदिर मेरठ में है भाई। चलिए, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर आप बताइए। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? नहीं, लखनऊ नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर कानपुर। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर क्या है? कानपुर है। अगला सवाल पूछा जाएगा विशाल से, जेके मंदिर कहां है? जेके मंदिर कहां? कानपुर है, बिल्कुल करेक्ट, कानपुर बिल्कुल सही भाई। चलिए, अगला सवाल पूछा जाएगा, आप बताइए भाई, झांसी का किला कहां पड़ता है? झांसी का किला कहां पड़ता है भाई? आप ही बताएंगे, बताइए कहां है झांसी का किला? कहां पड़ता है? आप बताइए 10 वाला बिस्कुट कितने का है? अरे झांसी का कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। झांसी का किला कहां भाई? अरे झांसी में ही तो पड़ेगा। वही तो पड़ेगा भाई। चलिए, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही सवाल पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब पूछ लें। अगला सवाल पूछा जाएगा रामू से, बताइएगा। नहीं, आप बताइएगा कि हाँ, बिंदी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिंदी के लिए कोई बोलेगा नहीं बीच में, जिससे पूछे वो बताए भाई। बिंदी के लिए बीच में कोई बोलेगा नहीं, उससे अगर कोई बोल दिया उसके लिए हमारे पास बहुत तगड़ा सवाल है। चलिए, बोलिए भाई, बिंदी के लिए जल्दी बताइए, समय नहीं है भाई। दो, हाँ, सहारनपुर बता दिया क्या? वाह भाई। अरे बात से बिंदी, बात से बलिया, बलिया 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 बलिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, अगला सवाल बताइएगा आप, हिंग, हिंग के लिए बताइएगा। उत्तर प्रदेश में हिंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हिंग के लिए विष्णु बताएंगे। हाँ, विष्णु बताएंगे, बताइए। यह सवाल विष्णु से पूछा जा रहा है कि हिंग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हाँ, बताएं भाई। मिस्टर विष्णु कुमार के द्वारा इस सवाल का उत्तर दिया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, बताइए जल्दी से। हाथरस बता दिया, बिल्कुल करेक्ट। हाथरस बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल 100% सही है भाई। चलिए, अगला बताइएगा, 84 गुंबद कहां? बताइए, बताइए। दिलीप बताएंगे 84 गुंबद कहां? 84 गुंबद कहां है उत्तर प्रदेश के अंदर? 84 गुंबद कहां, बताइए। नहीं भाई, गलत बता दिया। 84 गुंबद आकाश बता दीजिए कहां है? जालौन, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट है। 84 गुंबद कहां? जालौन में है, जालौन के अंदर है। चलिए, अगला सवाल बताइएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां? आप बताइए। ललितपुर, बिल्कुल सही भाई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना पाया जाता भाई, तो वही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पड़ता है? ललितपुर के अंदर पड़ता है। आप बताइए, भारत भारी मंदिर कहां है? भारत भारी मंदिर कहां? राइट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत भारी मंदिर है और भारत भारी मेला भी लगता है? भारत भारी मंदिर भी है, भारत भारी मेला भी लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश, यूपी। बताइएगा कहां भाई? हाँ, भारत भारी कहां? नहीं, अब बता पाएंगी? सिद्धार्थ नगर में भैया, सिद्धार्थ। भारत भारी सिद्धार्थ नगर के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई। हाँ, चलिए, अगला सवाल रामू से, पिपरहमा स्तूप कहां है? रामू बताएंगे पिपरहमा स्तूप कहां भाई? सोनभद्र बता। अरे कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। अरे भाई, आप सिद्धार्थ नगर में हैं, मुस्कुराइए, सिद्धार्थ नगर में है। तो पिपरहमा स्तूप और गनवरिया ये सब कहां मिलेगा? तो सिद्धार्थ नगर के अंदर ही है भाई, समझ में आया? चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को काशी की बहन कहा जाता? बताइए, काशी की बहन किसे कहा जाता है? नहीं भाई, नहीं बाबू, गलत। आप बताइए, काशी की बहन कौन है? गाजीपुर सही है भाई, गाजीपुर बिल्कुल सही है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा बताएंगे रामू? धान का कटोरा यूपी का कौन सा जिला धान का कटोरा? हाँ, अरे भाई, चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्यूबा क्या है? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के अंदर चीनी का कटोरा है। हम यूपी में धान का कटोरा पूछा थी बाबू।
चंदौली बतावे चाहिए, इतना सवाल का हम बताएं भाई, ये तो गलत हो गया भाई। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बताइए विशाल, कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? अरे भैया गलत हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। आज सब लोग भांग खा के बैठे लग रहा भाई। चलिए, आज सवाल का डोज ज्यादा हो गया क्या? चलिए, नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। नैमिषारण्य सीतापुर में, वो सीतापुर जो लखनऊ के आगे पड़ता, कहां पड़ता भाई? लखनऊ के आगे पड़ता है। चलिए, आप बताइए जेतमन बिहार कहां है? दिलीप बताएंगे, जेतमन बिहार कहां है? श्रावस्ती में, बिल्कुल सही भाई। जेतमन बिहार कहां है? तो श्रावस्ती के अंदर है जेतमन बिहार। पूछा जा श्रावस्ती बताना है। अगला बताएंगे शुक्रताल, बताइए। मुजफ्फर नगर बता दिया भाई, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर नहीं बताना है, मुजफ्फरनगर बताना है। मुजफ्फरपुर तो बिहार चले जाएंगे, बिहार नहीं बताना भाई। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही बताना है। चलिए बताएंगे, आप बताइए भाई। पंकज बताएंगे पटना पंछी बिहार कहाँ है? एटा, बिल्कुल सही है। पटना पंछी बिहार एटा के अंदर है। अगला बताइएगा लाख बहोसी कन्नौज, बिल्कुल सही। लाख बहोसी कन्नौज के अंदर है। अगला बताएंगे, यहां से सवाल पूछा जाएगा भाई विष्णु से। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में साइबर थाने की स्थापना किया गया है? साइबर थाना कै ठू? जय जिला बताए ठू बाय, तब 75 जिला, अब 75 साइबर थाना। तो यूपी में साइबर थाना कितना? 75। तो जितना जिला उतना साइबर थाना बाय। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आया। चलिए, तो जो बातें आपको नहीं पता है वो बातें आपको पता हो जाए। दूसरी बात, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ये एक समीक्षा का विषय है। इसमें समीक्षा आपको स्वयं बैठ के करना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। तो बताइएगा बब्बर शेर सफारी, बताइए। वाह भाई वाह, वाह भाई, रामू बता दिया भाई। तो बब्बर शेर सफारी के लिए इटावा जाना जाता है। ठीक है भाई, हाँ इटावा, बब्बर शेर सफारी इटावा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल बताएंगे, पंकज बताइएगा। अगला सवाल बताइएगा, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ 2024 जनवरी 2018। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। अब सवाल आपसे थोड़ा सा, एक सवाल और पूछा जाएगा, पूछा जाए, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाए जाने का निर्णय कब लिया गया? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाए जाने का निर्णय कब लिया गया था? हाँ 17, बिल्कुल करेक्ट। और उस समय किसके द्वारा? तो राम नाईक, किसके द्वारा? राम नाईक जी उस समय क्या थे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल थे राम नाईक जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि आने वाले 2017 में डिसीजन लिया गया कि आने वाले 24 जनवरी 2018 को क्या मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। बात क्लियर हुआ भाई, समझ में आया? तो बताइएगा अगला सवाल, रंगमंच के लिए बताएंगे दिलीप, रंगमंच के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला रंगमंच के लिए? रंगमंच के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? ऑप्शन दे देते हुए, बरेली, ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन सी हाथरस, या ऑप्शन डी बहराइच। नहीं भाई, मेरठ में हाथरस क्या हो जाएगा? हाथरस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जाएगा सरिता से। बताइए, आपको यह बताना है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था, जिनके नाम से एक मेरठ में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? बताइए, खेल विश्वविद्यालय बन रहा है मेरठ में। आप बताइए उनका जन्म कहां हुआ था, बताइए। एक तगड़ा सवाल है भाई। तो मेरठ में ही उन्हीं के नाम से बन रहा है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। कहां भाई? मेरठ के अंदर। और आपको बताना मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था, बताइए। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सन्नाटा आ गया क्या ग्रुप में भाई, बताइए। आप अर्चना बताएंगे ढोलक के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ढोलक के लिए जाना? आप बताइए, अपना सवाल आप बताइए। हाँ ढोलक बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? आप बताइए। घुघरू बताइएगा आप। अब हाँ, अरे आप अपना सवाल बताइए। ढोलक के लिए बताइए। हाँ चलिए, तो अब उत्तर अमरोहा ढोलक के लिए है। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज के अंदर, लेकिन उनके नाम से एक विश्वविद्यालय कहाँ? मेरठ के अंदर बन रहा है।
तो बिल्कुल करेक्ट। बात समझ में आ गई भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए अगला बताइएगा सवाल। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। हालांकि उसका गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किस जिले से काटकर 76वें जिले के रूप में बनाया जाएगा? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हाँ, कानपुर ना, अलीगढ़, 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 अलीगढ़ कहाँ हो जाई? अलीगढ़, अलीगढ़, ठीक है भाई। इतनी, हाँ, अभी अलीगढ़ से ही काट के और उसके आसपास के क्षेत्र को काट के एक नया जिला बनाने का जो है, हाँ, प्रक्रिया भी एक दिन पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। उसका नाम भी रहेगा कल्याण सिंह जिला। हाँ, उस कल्याण सिंह के नाम पर पड़ेगा और नया जिला बनेगा भाई। तो कल्याण सिंह के नाम पर ही उस जिले का जो है आप देखेंगे तो स्थापना किया जाएगा। क्लियर हुआ? अगला बताइएगा, अगला सवाल पूछा जाएगा किससे? आकाश से। गीडा का पूरा नाम आकाश बताएंगे। गीडा नाम सुने हैं कि नहीं सुने? गीडा बताइए क्या है पूरा नाम गीडा का? गीडा का पूरा नाम बताइए भाई आकाश, क्या कहना चाह रहे हैं? और आप बताइए विशाल स्थापना कब हुआ था? गीडा की स्थापना कब हुआ था? नहीं पता भाई? हाँ, 1989। बताइए गीडा पूरा नाम पता है क्या है? हाँ, वाह भाई वाह। गीडा गोरखपुर, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा। तो ये हो गया भाई गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989। कब बना था? 1989 हो गया भाई। हाँ, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1989। अगला बताइए भाई, शायद देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए। चलिए अब बताइए भाई, पेरू की राजधानी क्या? आप बताइए। लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ठीक है भाई, पेरू की राजधानी क्या? जिसको नहीं पता लिख लिया करिए, जो बातें बोल दिया उसको लिखिएगा। हाँ ठीक है भाई, तो जो बातें बोला उसको लिखा करिए भाई। तो पेरू की राजधानी लीमा, किसको नहीं पता लिख लिया करिए। चलिए भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए तो बताइएगा, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है, हाँ, जिसमें विस्फोट हुआ था और बहुत सारे लोग, हाँ, यूक्रेन, बिल्कुल करेक्ट भाई, यूक्रेन। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है भाई? यूक्रेन के अंदर। बताए कि नहीं बताए? यूक्रेन की राजधानी बताइए भाई। कीव। हाँ, कीव। तो यूक्रेन की राजधानी कीव बताना भाई। क्या हो जाएगा? कीव बताना। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र बताए थे ना, हाँ, तो वहां बता दिया भाई। और इसमें जो है घातक विस्फोट हो गया था, दुर्घटना हो गया था 1986 में। बहुत सारे लोग क्या हो गए थे भाई? उसमें इसके शिकार हो गए थे। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल बताइएगा भाई, बताना आपको भाई। गिरजेश बताइएगा, भोपाल गैस त्रासदी बताइए। बिल्कुल करेक्ट, 3 दिसंबर, हाँ, 1984। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल सही, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस में रिसाव हुआ। बात क्लियर हुआ भाई? हाँ बिल्कुल करेक्ट बता दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो आपको यह बताना है, पूछा जाएगा कि बताइएगा एंडोस्कोप। हाँ, तो एंडोस्कोप जो है ये क्या किया जाता है? पेट के अंदर के परीक्षण को करने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बताइएगा, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला लोक नृत्य कहाँ का है? तो याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का भैया? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताए हैं पहले कि नहीं बताएं? अरे बताएं भाई, आप भले ना बता। एक किताब का नाम है, ध्यान सुनिए, आकाश बताएंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान। किसने लिखा भाई? ये ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? हाँ, खुशवंत सिंह, बिल्कुल करेक्ट। ये ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर खुशवंत सिंह। बताएं कि नहीं बताएं? पहले भी बता दिया, भले आपको ना याद हो। तो खुशवंत सिंह। अगला सवाल बताएंगे,
यहां से दिलीप बताइएगा, बताइए संसद से सड़क तक कौन लिखा है? सुदामा प्रसाद धूमिल। संसद से सड़क तक किसने लिखा? तो संसद से सड़क तक किसने लिखा है? तो याद रखना है सुदामा प्रसाद धूमिल। सुदामा प्रसाद धूमिल के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा भाई? सुदामा प्रसाद धूमिल। हाँ, जिससे पूछा जाए वो अपनी जिम्मेदारी के साथ सवालों का उत्तर दे दे भाई, जिससे भी पूछा जाए। चलिए, तो बताइएगा, एक पुस्तक है, अगला सवाल पूछा जाएगा सरिता से। एक किताब का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहां लिखा था बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे भारत की खोज कहते हैं, इसकी रचना कहां किया था? क्या कहना चाह रहे हैं बताइए भाई, बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, कौन सा जेल था? अहमदनगर जेल के, हाँ, अहमदनगर जेल के अंदर, अहमदनगर जेल में लिखा था भाई। तो ये बताए हैं पहले भी, तो याद रहे। हाँ, अहमदनगर जेल में, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं भारत की खोज, हाँ, जिसको कहते हैं भारत की खोज कहते हैं, किसने लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल, हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और किस जेल में लिखा है? तो याद रहे, अहमदनगर जेल में। किस जेल में? अहमदनगर जेल के अंदर लिखा है। बात समझ में आया? अगला सवाल पूछा जाएगा, रामू से डूरंड कप का संबंध किससे? बताइए वे रामू, डूरंड कप का संबंध किससे है बताइएगा? हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है कि गोली से है? गोली, फुटबॉल से भाई, वाह। तो डूरंड कप का संबंध किससे है? वाह भाई वाह, डूरंड कप का संबंध हो जाएगा किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप पूछा जाएगा, किससे संबंधित है भाई? तो फुटबॉल से संबंधित है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया भाई? तो किससे हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा डूरंड कप। अगला सवाल का उत्तर बताएंगे। अगला सवाल बताइएगा भाई, किससे पूछा जाए बताइएगा? आप बताइए, आप बताइए। हाँ, पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध किससे है? ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है बताइए? ये किस खेल से संबंधित है? वो कौन सा खेल है भाई बताइए? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तैराकी, बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएगा? तैराकी। इसको पहले भी बताया हमने, अभी आप, चलिए अगला सवाल का उत्तर पूछा जाएगा, बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा भाई, बताइए। हाँ, बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई बताइएगा, इसका संबंध किससे है बताइए जल्दी से, बिल्कुल बता दीजिए, कोई चुप्पे से ना बताए, हम सुन रहे हैं। तैराकी बिल्कुल करेक्ट है, तो हम धीरे से जो है आप बात करेंगे हम सुन लेते हैं, इसलिए याद रहे। हाँ, बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है, ठीक है भाई। सहारा रेगिस्तान कहाँ भाई? आप बताइए, विष्णु बताएंगे। हाँ हाँ ठीक, बताओ तो ठीक। वाह भाई वाह, सहारा रेगिस्तान बिल्कुल करेक्ट बता दिया। वाह भाई वाह, अब पढ़ रहे लग रहा है। क्या बताए हैं? अरे क्या बता दिया भाई? अफ्रीका बता दिया। नहीं, सही बता रहे थे, सही, बिल्कुल करेक्ट, मुंह से निकल गया था, सही बता। हाँ, सही बताए थे, बिल्कुल सही है, ऐसे ही बताया करिए, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल रामू बताएंगे, अफरीदी जनजाति किस देश में? रामू बताए, अफरीदी जनजाति कहाँ? अरे हम पूछते पूछते तू हमें पूछ लेते। अफरीदी जनजाति कहाँ हो सकते भाई? बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो अफरीदी जनजाति, हाँ, तो याद रखना है पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान याद रखना भाई। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान बताए रहा है, कहाँ? हाँ, समझ में आया भाई? चलिए वह कौन सा पंछी है जो उल्टा उड़ता है? हमिंग बर्ड।
हमिंग बर्ड। हाँ, तो हमिंग बर्ड जो है, हाँ, दुनिया की सबसे छोटी पंछी जो उल्टा उड़ती भाई, उल्टा उड़ती, उल्टा मुंह के तरह, मुंह से नहीं, ऐसे पीछे। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता, बताइए, आप बताइए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नहीं भाई, रमन मैग्सेसे पुरस्कार ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फिलीपींस, या ऑप्शन डी है डेनमार्क। फिलीपींस बिल्कुल सही है। तो रमन मैग्सेसे फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा भाई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा? तो फिलीपींस के द्वारा विनोबा भावे को दिया गया था। क्या? हाँ, विनोबा भावे को तो ही दिया गया था पहली बार। किसे दिया गया भाई? विनोबा भावे को दिया गया था पहली बार। किसे दिया गया? तो विनोबा भावे को। चलिए, क्लियर हुआ भाई? विनोबा भावे को दिया गया था। अब आप हमें यह बताइएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही, पंकज बताएंगे कौन थे भाई? हाँ, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही कौन थे भाई? तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, हाँ, तो पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, हाँ, और तीसरे कौन थे भाई? ब्रह्मदत्त थे तीसरे, ब्रह्मदत्त तीसरे थे भाई। तीसरे ब्रह्मदत्त का नाम याद रखना है। चलिए, अगला सवाल बताना है। हाँ, बताएंगे। अगला सवाल दिलीप, कि संविधान पर सबसे पहला दस्तखत किसका था? वाह भाई वाह, संविधान पर सबसे पहला सिग्नेचर किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर पहला सिग्नेचर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल का उत्तर बताएंगे, यहां से पूछा गया गिरजेश से, संविधान पर कुल कितने लोगों का हस्ताक्षर हुआ था? भाई, कितने लोगों का? संविधान पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था भाई? पहला तो नेहरू जी ने किया, लेकिन कुल कितने लोगों ने किया? हाँ, 284 बिल्कुल करेक्ट है। संविधान पर सबसे पहले 284 लोगों ने सिग्नेचर किया। अगला सवाल बताना है कि संविधान सभा में, हाँ पंकज बताइएगा, अगला सवाल बताइएगा कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल हुई थी। तो पहला जो हुआ था अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, कहां पर? दिल्ली में हुआ था भाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? चलिए, नहीं 12 नहीं, 10। तो संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से अगर पूछा जाए कुल कितनी महिलाओं ने जो है भाग लिया था, तो कितनी? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अगला सवाल पूछा जाए आकाश से, एक पुस्तक है नील दर्पण, क्या नाम है भाई? नील दर्पण पुस्तक के लेखक का नाम आकाश बता दीजिए कौन थे भाई? नील दर्पण। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। तो नील दर्पण किसने लिखा भाई? ये नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? हाँ, ये नील दर्पण ऑप्शन दे दिया जाए क्या? ये पुस्तक है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी CF एंड्रयूज, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, या ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। हाँ, नील दर्पण किसने लिखा भाई? नहीं, ऑप्शन में गायब हो गया। ऑप्शन ए बोले हैं। हाँ, ध्यान सुनिएगा आप। अब हम लिखेंगे भाई। हाँ, एक तो हमने बोला है CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज, और इसके बाद 2 बार ऑप्शन नहीं बोलेंगे। हाँ, फिर बोले हैं दीनबंधु मित्र, दीनबंधु बिल्कुल करेक्ट। हाँ, दीनबंधु मित्र बिल्कुल करेक्ट भाई, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। चलिए, अगला सवाल बताइएगा कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? बताइए, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बताइए, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और उनका आगे चलकर बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने 1936 में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। हाँ, और अंततः वह अध्यक्ष तक पहुंच गए थे। लेकिन बताइए, बिहार में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना कौन किया? हाँ, बिल्कुल करेक्ट बता दिया भाई। तो हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में हाँ किसान सभा की स्थापना आगे चलकर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? लखनऊ में हुआ था 1936 से भी हमने आपको बताया है। बताया कि नहीं बताया भाई? हाँ, तो ध्यान से एक एक सवाल को सुनते रहिए। अब आपसे पूछा जाएगा सवाल, ये पूछा जाएगा
कि भारत के द्वारा, भारत जो है जो तेल खरीदता है, भारत के द्वारा जो तेल को खरीदा जाता है वह भारत सरकार बैरल में खरीदती। किस में खरीदती है? बैरल में खरीदती है। तो एक बैरल भी क्या लीटर? हाँ, 159 लीटर होता है। तो ध्यान रहे, अगर पूछा जाए एक बैरल में कई लीटर तेल आता है, 159 लीटर तेल आता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। कितना आता भाई? 159 लीटर तेल आता है। अगला सवाल पूछा जाएगा यहां से भाई, चलिए पूछ लें। तो चलिए सवाल यह कह रहा है, न्यूटन से पूर्व किसने बताया था, न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? अर्थात न्यूटन से पूर्व गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और आगे चलकर उन्होंने एक किताब भी लिखा, एक सिद्धांत भी दिया। उस सिद्धांत का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। आइंस्टीन नहीं, आइंस्टीन से पहले किसने बता दिया? तो वही सवाल तो यही है, आइंस्टीन से पहले किसने बताया था? हाँ, तो ब्रह्मगुप्त। तो याद रहे, ब्रह्मगुप्त नाम याद रखना है। हाँ, तो याद रहे सवाल कैसे बनेगा सवाल। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अब हमारी बातों को सुनिएगा। हाँ, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। ध्यान सुनिएगा। हम ये कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, हल्ला नहीं। हमने कहा न्यूटन से पूर्व किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो न्यूटन से पूर्व बता दिया था। किसके? न्यूटन से पूर्व किसने बताया था? न्यूटन से पूर्व किसने बताया हाँ कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या होती हैं भाई? पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। समझ में आया भाई? चलिए, आकर्षित होती हैं तो बताना क्या है? ब्रह्मगुप्त। और इनके एक सिद्धांत का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। तो पूछा जाएगा ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। रट लीजिए, सवाल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सारी बातों को लिखिएगा, रटिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो पाया? बताइए भाई, समझ में आ गया भाई? हाँ, तो बेगम एजाज रसूल वो पहली मुस्लिम महिला थी। 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल नाम। ठीक, हाँ, ठीक। चलिए भाई, तो एक बैरल में कितना? 159 लीटर हो गया। अब आप बताइएगा, पूछा जाएगा विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या कितना है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो विधान परिषद अगर पूछा जाए, विधान परिषद में हाँ अगर पूछा जाए कि न्यूनतम सीटों की संख्या, अगर पूछा जाए न्यूनतम सीटों की संख्या, तो न्यूनतम सीटों की संख्या अगर पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? विधान परिषद में न्यूनतम सीट पूछ रहे हैं, एक उत्तर हुई 40। कितना हुई? 40। कितना हुई? 40। जब अधिकतम पूछेंगे तब, अधिकतम पूछते तो आप बताते विधानसभा के सीटों का 1/3 होना चाहिए। न्यूनतम 40। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो सवाल 2-3 बार समझ लीजिए, गलत नहीं करना है। विधान सब परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा भाई। विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाए तो बताना है अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है। तो हाँ, यहां पर हो जाएगा। तो विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा का कितना होता है? तो विधानसभा के सीटों का 1/3। हाँ, तो विधानसभा के सीटों का 1/3 होता है। याद रहे भाई, गलत नहीं करना है। हाँ, विधान सभा के सीटों का 1/3 होता है। वैसे अब हम आपसे पूछे विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 500। हाँ, तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाए तो 500 होता है और न्यूनतम पूछा जाए तो 60 होता है। तो न्यूनतम पूछा जाए कितना होता है? तो 60 सीट होता है विधानसभा में। 60। बात क्लियर हो गया भाई? नहीं समझ पाए भाई?
इतनी बातें समझ में आया? 2 बातें बता दिया, वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बता दिया। चलिए लिख लीजिएगा। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500, न्यूनतम 60 है। और विधान परिषद में तो विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 अधिकतम होता है, और न्यूनतम अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 40 होता। ध्यान से एक एक बात ध्यान से लिखिएगा, कोई भी बात गलत नहीं करना है, कोई बात गलत नहीं करना भाई। लिख लिया? तो वो बताएंगे जो पेपर में आएगा, प्रचार भगा के बात करेंगे। अब 2 बातें बताएंगे। एक तो बताएंगे विपक्षी पार्टी का दर्जा, केंद्र में विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कितना सीट होना चाहिए केंद्र में? हाँ बिल्कुल करेक्ट। हाँ, केंद्र में अगर पूछा जाए विपक्ष का दर्जा पाने के लिए, विपक्ष का दर्जा पाने के लिए, हाँ 1/10 सीट अनिवार्य। कितना अनिवार्य है? 1/10 सीट अनिवार्य है, या 55 सीट अनिवार्य है। अगर इससे कम है तो विपक्षी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। तो ये बातें नोट कर लीजिए भाई, विपक्षी का दर्जा पाने के लिए 1/10 या 55 सीट होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? शून्यकाल किस देश के द्वारा दिया गया? भारत के द्वारा। कै बजे से कै बजे तक? 12 से 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल होता है। तो दोपहर 12 से 1 का समय शून्यकाल। अगर पूछा जाए दोपहर 12 बजे से 1 बजे का समय क्या होता है, तो 1 बजे का समय होता है, इसको कहते हैं कौन काल? शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शून्यकाल कहते हैं। ध्यान से याद रहे भाई। हाँ, इसको कहते हैं शून्यकाल कहते हैं। सुबह 12, देखिए ध्यान सुनिएगा, 11 बजे से संसद शुरू होता है। जगदम्बिका पाल, सिद्धार्थ नगर का लाल। जब संसद लोकसभा में बैठते हैं तो कै बजे से कार्रवाई? 11 बजे से। 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होता है। 11 से 12 प्रश्नकाल। कै घंटा? 1 घंटा। तो प्रश्नकाल कै घंटे का? 1 घंटे का। क्या टेस्ट पेपर में था क्या? हाँ, तो प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है, और फिर उसके बाद शून्यकाल आ जाएगा। तो 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल। इसको भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? भारतीय मीडिया ने इसको कहा है क्या? शून्यकाल कह दिया। क्या कह दिया भाई? शून्यकाल। आप बताइए भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। तो राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? 1952 में क्या हुआ था भाई? तो राज्यसभा की स्थापना 1952 में हुआ था। क्लियर हो गया भाई? चलिए, आपको बताना यह है, अब यहां पर जो है आपको यह बता देना है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाएगा कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। किस समिति के सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, और जिसके अंतर्गत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? क्या बताएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। कौन थे भाई? हाँ, किस समिति के सिफारिश के बाद 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ए यस्केधर समिति, ऑप्शन बी जेवीपी समिति, ऑप्शन सी फजल अली समिति। यही सही है। तो फजल अली रिपोर्ट के आधार पर कितने राज्य बने थे? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। चलिए, एक बात क्लियर हुआ तो बताइएगा, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना में। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान, हाँ, तो डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना के अंदर डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान है। वैसे उत्तर प्रदेश के कहाँ पर भाई? मेरठ में भी एक डॉल्फिन रिसर्च खोला गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में ही है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सबसे ज्यादा। तो डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। और मेरठ में एक शुरू किया गया, क्या अभी एक रिसर्च शुरू किया गया है, कहाँ? मेरठ में। बात क्लियर हुआ? समझ में आया भाई? तो केंद्र में विपक्ष का दर्जा पाने के लिए
1/10। अब बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे भाई? तो उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा भाई? लोकसभा अध्यक्ष को। हाँ, बात समझ में आया। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति को 5 लाख। हाँ, तो राष्ट्रपति को कितना मिलता भाई? हाँ, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। हाँ, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। हाँ, याद रहे, चाहे राष्ट्रपति शासन लगे, चाहे वित्तीय आपात लगे, कुछ भी लगे, इनके वेतन में कोई कटौती नहीं है भाई। इनके वेतन में कोई कटौती नहीं है। राष्ट्रपति को वेतन संसद के संचित निधि से दिया जाता है। किससे मिलता भाई? संसद के संचित निधि से मिलता है। तो राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख। अब 2 बातें बताइएगा। एक तो ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाए कि विधानसभा सदस्यों के लिए, विधानसभा सदस्यों के लिए अगर पूछा, ध्यान सुनिएगा, विधायक निधि कितना है? कौन बता रहा भाई? ऐसा कौन बता दिया? 5 करोड़ रुपए। और संसद निधि कितना है? सांसद निधि, संसद निधि कितना है? 7 करोड़। हाँ, विधायक निधि 5 करोड़, संसद निधि कितना? 7 करोड़। समझ में आया भाई इतनी बातें? हाँ हाँ, चलिए तो लिख लीजिए, दोनों बातें याद हो गया।